हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका इस बार नेट जेआरएफ क्लियर हो गया तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिनका नेट जेआरएफ इस बार नहीं हुआ उस पर एक वीडियो बनाई थी, जिससे लर्नर्स से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारे लर्नर्स ने कहा कि एक वीडियो हमारे लिए भी बनाओ, जिनका क्लियर हो गया है वो क्या करें। सो लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, मेरे टेलीग्राम की डिटेल्स दी गई हैं, मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरी इकोनॉमिक्स की बेस्ट सेलिंग बुक का भी लिंक दिया गया है, मेरी प्रोफाइल दी गई है, मेरे पूरे प्लस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं आप और मेरे साथ अपना इकोनॉमिक्स में जेआरएफ का सपना साकार कर सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगी ज़्यादा डिटेल में जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। अब ये चीज़ पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ ना नेट जेआरएफ की, तो यहाँ पे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिर्फ नेट 2 है, जेआरएफ नहीं हुआ, ठीक है, तो वो अपने दिमाग में पहले एक चीज़ बसा लें कि सिर्फ नेट से उनको सेटिस्फाइड नहीं होना, मतलब दे शुड क्रैक जेआरएफ। जेआरएफ को टारगेट बनाना ही बनाना है, सिर्फ नेट से नहीं। चलो नेट तो हो गया, अब छोड़ो, पर जॉब कर लेते हैं, है ना। जॉब कर लो, चाहे जॉब के साथ जेआरएफ निकाल लो, बट टारगेट शुड बी जेआरएफ। हाँ, जिनका एज लिमिट हो गया पूरा वो तो चलो नेट ही करेंगे, बट जिनका एज अभी पड़ा है, प्लीज टारगेट टू जेआरएफ। मैं हमेशा ही अपने लर्नर्स को बोलती हूँ कि वैसे तो आप एग्जाम में जब बैठते हो ना, मतलब देने जा रहे हो, जब कभी भी मत सोचो कि नेट का एग्जाम भी कोई होता है। जस्ट ऑलवेज थिंक कि जेआरएफ का ही एक एग्जाम है और मुझे जेआरएफ ही निकालना है, ठीक है। सो जेआरएफ का ही टारगेट आपको रखना है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज यू नाउ की यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी होना ज़रूरी है। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपका पीएचडी होना ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में परमानेंट होना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले फील्ड में, आपको पीएचडी करना पड़ेगा। जेआरएफ से पीएचडी करोगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, है ना। नेट से पीएचडी करोगे, एडमिशन में भी थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है ऑनली नेट के बेस पे, या क्योंकि जो गाइड वगैरह है वो जेआरएफ वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और दूसरा, आपको स्टाइपेंड वगैरह में भी बहुत इजी हो जाएगा अगर आप जेआरएफ क्रैक कर लेते हो। इसका फेलोशिप अमाउंट बढ़ने की भी पूरी आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि इसका फेलोशिप अमाउंट भी बढ़ सकता है। सो ऑलवेज ड्रीम फॉर जेआरएफ, ठीक है। तो मैं वैसे आपको बता रही हूँ, मेरे दिमाग में आगे बोलते बोलते मैं ना एक बार एक किसी यूनिवर्सिटी में किसी हॉस्टल वाले स्टूडेंट के कमरे में गई थी, और उसने ना अपने कमरे में ना इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हुए थे, पेस्ट किए हुए थे दीवारों पर, और वहाँ पे लिखा हुआ था टारगेट जेआरएफ, टारगेट जेआरएफ, टारगेट जेआरएफ। मतलब इतनी डेडिकेशन से लोग जेआरएफ के लिए तैयारी करते हैं, ये चीज़ देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। चलो खैर, आपको इसमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, बहुत लोग हैं जो इतनी डेडिकेशन से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। दे आर योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है ना। तो आप में भी वो लगन और वो डेडिकेशन होना चाहिए जेआरएफ क्लियर करने के लिए। सो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो गया आपका। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, ये 2 तरह से, 3 तरह से बता देती हूँ, चलो 4 तरह से बता देती हूँ। एक आपका हो जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, एक आपका हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में, एक आपका हो जाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, एक आपका हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब इनमें बहुत तरह की पोस्ट होती हैं, एडहॉक लेवल पे पोस्ट है, ग्रांट इन एड वाली पोस्ट है, ठीक है। अब ना बहुत लर्नर्स को ऐसा लगता है कि शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इतना अच्छा नहीं रहता काम, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ही। हाँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आर बेटर, नो डाउट, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर आपको नेट क्लियर करके जॉब मिलती है ना, यू शुड अप्लाई, ठीक है, आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, यूनिवर्सिटी लेवल की जॉब आपको बिना पीएचडी तो मिलेगी नहीं, कॉलेजेस में दे सकते हैं। अगर आपको है कि अभी हमको जॉब करनी ही करनी है नेट के बाद, तो आप कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। साथ साथ में एडहॉक बेस पर मिल जाएगी, करते करते आप अपना जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। सो दीज आर योर ऑप्शंस। जैसे अब ये जो पे ग्रेड होता है ना, ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। अब दिल्ली में चले जाइए, बहुत ज़्यादा पे ग्रेड है। जैसे हमारे पंजाब में यहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे नेट वालों का पे ग्रेड जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 20-30 हज़ार के नियर बाय रहता है। जो पीएचडी वाले हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, उनको थोड़ा ज़्यादा देते हैं, बट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का पे ग्रेड होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है थोड़ा, उसमें निगोशिएशन नहीं चलती। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में निगोशिएशन चल जाती है, जितना कैंडिडेट को मंजूर है ना। बट जो गवर्नमेंट वाले कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है,
उससे ज़्यादा नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे नेट क्लियर जो होता है उनका गवर्नमेंट कॉलेजेस में 21,600 ग्रेड होता है स्टार्टिंग। उसके बाद अपना 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो ग्रांट इन एड पोस्ट होती है उसमें बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रेड होता है, 70-80 हज़ार के नियर बाय होता है आराम से, जो परमानेंट पोस्ट आ जाती है ग्रांट इन एड की। तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि नेट क्लियर करने के बाद आपको सिंपली परमानेंट ग्रांट इन एड वाली पोस्ट मिल जाएगी, एकदम से नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, आपको एड हॉक पर ट्राई करना पड़ेगा, थोड़े 1-2 साल धक्के खाने पड़ेंगे, यानी कि कॉलेजेस में कर लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं ट्राई करते रहिए। ऐसा नहीं है कि PhD करने के बाद ही ट्राई करेंगे, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जितनी देर JRF नहीं होता उतनी देर सिर्फ जिनका नेट क्लियर हुआ है इनमें से किसी जगह में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट में तो नहीं मिलेगा, प्राइवेट में मिल सकता है, कॉलेजेस में मिल सकता है, यूनिवर्सिटीज़ में चांसेस नहीं है नेट के बाद, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अगर आप PhD कर लेते हैं ना, JRF हो जाता है, JRF के बाद PhD कर लेते हैं, फिर PhD करके आपको यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ भी आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। आपका API स्कोर काउंट होगा, है ना, तो उसके भी हाफ पर आपको जॉब मिल जाएगी। स्टार्टिंग में ही परमानेंट नहीं होगी, बट एडहॉक पर कई बोलते हैं कि एडहॉक पे सैलरी बहुत कम है, हम स्टार्ट नहीं करेंगे। आप एटलीस्ट मैदान में एंटर तो होइए ना, है ना। जब एक बार एंटर हो जाएंगे, कम सैलरी पर ही एंटर हो जाएंगे, आगे आगे रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे, है ना, खुद ब खुद रास्ते खुलते जाएंगे, नज़र आता जाएगा आगे, अब ये करना है, परमानेंट हो जाऊंगा मैं, तो वो चीज़। तो मैदान में एक बार दाखिल ज़रूर होना, चाहे कम ग्रेड पर दाखिल होना, एडहॉक पर दाखिल होना। सो अब ये जो है ना, इसके अलावा ना एक और होता है, वे होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये तो हो गया ना, एक ना जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टेट के एग्ज़ाम्स निकलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में निकलता है, राजस्थान में निकलता है, उत्तर प्रदेश में भी निकलता है। उनके पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स निकलते हैं, वहाँ पर भी मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट या सेट होता है, उनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर MP में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो रहा है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल होने के लिए तैयार हैं, MP में जाने के लिए तैयार हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस उसमें ये होता है कि अगर आपकी कैटेगरी OBC या SC है, तो वो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जाके बैठ रहे हैं, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको वो जनरल कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी और कोई आपके साथ बाइसेडनेस नहीं है ऐसी। इंटरव्यू आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का किसी क्योंकि हर स्टेट में होता नहीं है, दिक्कत ये है ना, हमारे पंजाब में नहीं होता, हर स्टेट में नहीं होता, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड सी स्टेट्स है जिसमें होता है। तो पंजाब वाले बड़े, इसीलिए ना पंजाब वाले तो इतने डीमोटिवेट रहते हैं ना नेट JRF को लेके। मतलब मेरे ऑल ओवर इंडिया इतने स्टूडेंट्स हैं ना, मुझे बड़ी ही बहुत ही कभी कोई रेयर होता है कि मुझे कोई बीच में मेरे मतलब जो लाइव क्लास में नाम आते हैं उसमें कोई पंजाब का स्टूडेंट दिखाई दे जाए, बहुत ही रेयर होता है। पंजाब में नहीं है, इतने ज़्यादा नेट JRF की तैयारी में डीमोटिवेट होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है उसको लेके। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ज़्यादा भर्तियाँ और एग्ज़ाम क्योंकि पंजाब में नहीं निकलते, इसलिए। सो मैं तो यही कहूँगी, अगर आप इस फील्ड में आए हो ना, नेट JRF वाले फील्ड में आए हो, अपने आप को मोबाइल करने के लिए तैयार रहिए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टेट में ही, आपके सिटी में ही आपको नौकरी मिल जाए, दूसरे स्टेट में, दूसरी सिटी में मिलती है। तो आराम से मूव होने के लिए तैयार रहिए, पहले ही अपना मन बना के रहिए। इस मतलब फील्ड में आए हैं तो आपको मूव होना पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, एट द एंड जो परमानेंट पोस्ट है आपको अपने घर के पास तो मिलेगी नहीं। तो अपना पहले ही मन बना के चलिए कि आपको दूसरे स्टेट में मूव होना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़, तो दूसरे ये मैंने आपको बता दिया ना कि जो AP का एग्ज़ाम होता है ये कुछ स्टेट्स में होता है, इन स्टेट्स के एग्ज़ाम भी आप AP के दे सकते हैं। उसका एग्ज़ाम और इंटरव्यू, अभी मुझे बड़े स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, हमारा फलाना स्टेट का AP का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अभी मुझे कल परसों किसी का मैसेज आया था, मेरा हाँ हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया और इंटरव्यू है। तो बड़े ऐसे मतलब स्टूडेंट्स के आते रहते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता रही हूँ जिनकी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम नहीं होते, वो इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होते, तो वो किसी दूसरे स्टेट के AP के एग्ज़ाम में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम क्लियर, एग्ज़ाम नेट से ईजी होता है, AP का एग्ज़ाम नेट के लेवल से बहुत ईजी है। बस इंटरव्यू में आपको अच्छे से डट के तैयारी करनी है और इंटरव्यू क्रैक करना है। इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, दूसरे स्टेट में आप AP भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे ना PSUs के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब आप कहोगे कि मैम इसके लिए अप्लाई कैसे करें, ब्राउजिंग, इसके लिए अप्लाई कैसे करें, उसके लिए मेरा एक ही आंसर है, यू हैव टू ब्राउज करना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा,
तो आपकी जो नेट एग्ज़ाम होता है उसके भी हाफ पे PSUs जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है काफ़ी सारी, वो भी हायर करती हैं कैंडिडेट्स को, नेट क्लियर वाले कैंडिडेट्स को। जैसे हमारा भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड करके जो है, और एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड करके भी है ना। ये जो PSUs होते हैं ये नेट वाले कैंडिडेट्स को, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड जो होते हैं उनको जॉब देते हैं, परमानेंट जॉब होती है 70-80 हज़ार की सैलरी पर। ठीक है, अच्छी लाइन है। इसके अलावा ना यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन आपके पास एक फेलो, रिसर्च फेलो या रिसर्च असिस्टेंट जो होते हैं है ना, उनका भी रहता है। अब बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या IITs होती हैं ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर पोस्ट निकालती हैं। जैसे 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलर रिसर्च का प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपको काम करना है, 6 महीने में आपको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट पर वो निकालते हैं। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। जैसे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप अच्छा करेंगे वो रिन्यू कर देंगे, फिर से 6 महीने बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं ट्राई। इसके अलावा JRF अगर आपका क्लियर हो जाता है तो PhD का रास्ता तो आपके लिए खुला ही है। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ, अब आप PhD कर रहे हैं, JRF के साथ PhD कर रहे हैं, ये भी एक तरह से एक जॉब ही मैं कहूँगी, क्योंकि आपको फेलोशिप अमाउंट अच्छा खासा मिल रहा है। कई बार एडहॉक लेवल पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स काम करते हैं ना, उनको भी इतना अच्छा सैलरी नहीं मिलता। जो आपका JRF का फेलोशिप अमाउंट है बहुत अच्छा अमाउंट है। ठीक है, आराम से 40 हज़ार महीने का JRF बन जाता है, SRF 50 हज़ार बन जाता है, बहुत अच्छा अमाउंट है। तो आप JRF करके PhD भी कर सकते हैं। इसमें आपका PhD के खर्चों पर पैसा लगेगा, सारा नहीं लग जाता। आपके लिविंग स्टैंडर्ड पर आप ये पैसा अपने रहने सहने पर भी खर्च कर सकते हैं। सारा पैसा PhD पर, महीने का PhD पर 40 हज़ार नहीं लगता। ठीक है ना, 40 हज़ार नहीं लगता PhD पर। तो ऑब्वियसली इसमें आप अपना खर्चा, अपनी फैमिली का खर्चा जो भी है थोड़ा बहुत, वो चला सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि क्या होता है, कई जो लर्नर्स होते हैं ना वो रिसर्च में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। वो हमको नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमको रिसर्च करनी है बस, है ना। तो उनके लिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, जैसे आप यहाँ से PhD करके ना, जब JRF हो गया, PhD करके पोस्ट PhD कर सकते हो बाहर फॉरेन में, पोस्ट PhD फॉरेन में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से यहाँ से PhD करते हो ना JRF के साथ, तो फॉरेन में आपके रास्ते खुल जाते हैं। पोस्ट PhD करिए, वैसे PhD भी फॉरेन में कर सकते हैं बिकॉज, बट हम स्पेसिफिक नेट JRF की बात करें, इस पर मेरी एक अलग वीडियो है, PhD एट फॉरेन यूनिवर्सिटी, जाके देखिएगा, इसी चैनल पर मिलेगी, सारा गाइड किया हुआ है मैंने। तो पोस्ट PhD फॉरेन के लिए रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो बेसिकली ये सारे ऑप्शंस ही हैं। अगर आपका नेट JRF क्लियर हो गया, नेट क्लियर हुआ है, तो यू शुड टारगेट फॉर JRF पहले तो। ठीक है, बाकी ये सब मैंने आपको बता ही दिया। होपफुली ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बाकी ना यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर वाली जॉब होती है ना, बहुत मज़े हैं इसमें, मतलब अच्छी जॉब है, यू शुड ऑप्ट फॉर इट। अपना जो भी आपका सपना है कि हमको एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उस पर डटे रहिए, बिकॉज इस जॉब के बहुत फ़ायदे हैं। क्योंकि सारा दिन नहीं आपको देना पड़ता, सिर्फ एक पर्टिकुलर घंटे बहुत कम होते हैं, कम आवर्स डिवोट करने पड़ते हैं, है ना, कम आवर्स डिवोट करने पड़ते हैं, और सैलरी बहुत अच्छा होता है। जो परमानेंट पोस्ट का सैलरी होता है, दिल्ली वाली साइड पे यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, बहुत अच्छा सैलरी है, इतना लोड नहीं है जितना सैलरी है। ठीक है, तो फ़ायदे हैं इस पोस्ट के। यू शुड गो अहेड, क्लियर यूर नेट, क्लियर यूर JRF। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच सेशन को देखने के लिए। अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।